आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश को मुख्यतः हम लोग 4 भाग में स्टडी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में मानने के लिए हम 2 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो वो पहले वाले जो 4 हैं उसको हम कंसीडर करते हैं। तो वो आपका जो पहला पॉइंट है ये है उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसमें हम हिमालय पर्वत और खास तौर से जो हिमालय पर्वत का एक्सटेंशन है उसकी हम स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में दूसरे पॉइंट पे हम लोग स्टडी करेंगे उत्तर का मैदान। तीसरा पॉइंट है हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भाग। और चौथा जो मुख्य रीजन में आता है, या अगर हम कहें कि भारत के भौतिक प्रदेश में आता है, वो आता है भारत के तटीय प्रदेश। इसके साथ में मरुस्थलीय भाग और द्वीप समूह, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में जो है हम 6 प्रदेश की स्टडी करेंगे। वो 6 प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर का प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय भाग और मरुस्थलीय भाग। साथ में पांचवा है भारत के तटीय प्रदेश और लास्ट में हम लोग द्वीप समूह। तो इसमें जो है पहले हम लोग जाने कि भारत की पूरी जो भौगोलिक सीमा है उसका विस्तार कितना है, उसकी एरिया कितनी है, थोड़ी सी जानकारी। और भारत का पूरा जो भूभाग है, पूरे विश्व के पूरे भूभाग में इसका परसेंटेज कितना है, इसका प्रतिशत कितना है। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग जो है इंट्रोडक्टरी के फॉर्म में लिखो। पहला पॉइंट, भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावाच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। उच्चावाच मतलब जो हाईलैंड्स हो गया, खाई हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गए, इनको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चावाच बोलेंगे, हाईलैंड्स वगैरह बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो विभिन्नताएं हैं वही तो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि आप जो है उत्तर वाला जो भाग है उसका पर्वतीय भाग बोल रहे हैं, फिर उसका जो लोअर पोर्शन है उसका आप उत्तर का मैदान बोल रहे हैं। तो इन्हीं सब स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? उच्चावाच। ठीक है, कहीं पे जमीन उठी हुई तो वह पर्वत कह रहे हैं आप, हिल कह रहे हो, पठार कह रहे हो, कहीं पे धसी हुई तो उसको खाई बोल रहे हो आप। उन बीच में जैसे नदियां गुजर रही तो नदी वाला क्षेत्र हो गया, उनके द्वारा अपरदन के द्वारा, अपक्षयन के द्वारा जो है मिट्टियों का जमा हुआ है तो जलोढ़ मृदा का मैदान आप कहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन है, वो क्या है? गंगा का प्लेन मैदान है ना, गंगा नदी के द्वारा मैदान बनाया गया है। और वहां पे विशेषता आप कौन सी मिट्टी पाएंगे? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जो है वो उर्वरता की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती है। तो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र जो भी होंगे या जो भी मैदान होंगे वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कहीं पे भी ज्यादा पाए जाने के जो रीजन क्या है, वहां पे जो लाइवलीहुड है, मतलब जीविका उपार्जन के जो साधन है वो आपके पास व्यवस्थित हों, बहुत ज्यादा आसानी से उपलब्ध हों, तभी तो लोग वहां पे रहेंगे। तो ये जो सुविधाएं हैं जिसकी वजह से आपका जीवन यापन अच्छा हो सके, और जीवन यापन अच्छा होने की वजह से लोग वहां पे जाके क्या होते हैं? सेटल डाउन होते हैं। इस वजह से उन क्षेत्रों में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफी इनहेंस कर जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए, ठीक, लाइवलीहुड के रेफरेंस से, जीविका उपार्जन के अध्ययन से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है उसकी पॉपुलेशन और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 1/3 का डिफरेंस है लगभग। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में लगभग 23 करोड़ के आसपास जनसंख्या पाएंगे और आप मध्य प्रदेश में 7 करोड़ के आसपास जनसंख्या पाएंगे। तो ये डिफरेंस कितना है? लगभग 3 गुने का डिफरेंस है। और मध्य प्रदेश की जो उसकी एरिया है वो उत्तर प्रदेश की एरिया से क्या है? क्षेत्रफल से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की एरिया ज्यादा है लेकिन लोगों की रहने वाली संख्या क्या है? कम है। तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कम होगा कि ज्यादा? उत्तर प्रदेश से कम होगा। तो ये बात कुछ जो है हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे जीविका उपार्जन के संसाधन जो है आपको अच्छी तरीके से उपलब्ध होंगे, वहां पे पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी पाई जाएगी। जब एक छोटे से एरिया में ज्यादा लोग रहेंगे तो वही तो बोलेंगे हम लोग ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ही
जनसंख्या घनी है। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन में अभी हम लोगों ने बस ये लिखा कि भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। दूसरा पॉइंट लिखो, देश के लगभग 10.6% क्षेत्र, कितना? 10.6%, 10.6% क्षेत्र पर पर्वत जैसे मान ली कि ये जो है इंडिया का स्ट्रक्चर है, इस इंडिया के स्ट्रक्चर में पर्वतीय भाग का परसेंटेज कितना है? 10.6%। दूसरा पॉइंट, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं, कितना? 18.5% पे पहाड़ियां। आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि पर्वत और पहाड़ियों में क्या डिफरेंस है। पर्वत जो है हाइट के अनुसार और अपने साइज के अनुसार वो बड़े होंगे, पहाड़ियां क्या होती है? उनके साइज के अनुसार छोटी होती हैं। तो भारत के पूरे भूस्थल में 10.6% क्या है? पर्वत हैं, 18.5% क्या है? पहाड़ियां हैं। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और एक आपको क्रम भी मिल रहा है, क्या क्रम मिल रहा है? कि पर्वत ज्यादा है कि पहाड़ियां ज्यादा है। अभी तो पता चला ना आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है 18.5% पहाड़ियां है, तो सबसे ज्यादा क्या है? अभी इन दोनों में पहाड़ियां। तीसरा पॉइंट 27.7% पे पठार क्या? पठारी भाग कितना है? 27.7% पर पठार है। आप लोगों को पर्वत और पठार में डिफरेंस मैंने बताया था। देखिए, पर्वत का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग। अब इसी को जो है ये ऊपर वाला पोर्शन हम लोग क्या करें? फ्लैट कर दें इस तरीके से, मतलब यूं हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? यही अब चीज क्या कहलाएगी? पठार कहलाएगी। तो पर्वत और पठार में डिफरेंस, पर्वत यूं और पठार यूं नहीं, लेकिन दोनों ही क्या होंगे? हाईलैंड होंगे, उच्चावच होंगे ना। तो इस तरीके से पर्वत और पठार का डिफरेंस। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा था आप लोगों ने? 27.7% पे क्या है? पठार है। अब इन तीन में सबसे ज्यादा क्या? पठार। इन तीन में सबसे ज्यादा क्या? पठार। अब चौथा पॉइंट लिखो, 43.3 क्या चीज? 43.3 या 2%, 43.2%, 43.2% क्या होगा? यस, 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है, या ये कहा जाए कि भारत में 43.2% मैदानी भाग है। एक्सप्लेन कर जाएंगे। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहां पे फ्रेम हो, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको अगर फ्रेम किया जाए, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या फ्रेम होगा कि आपको इन जो है इनका नाम दे दिया जाए। किनका किनका? आप लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ा पर्वत, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा था आप लोगों ने? पहाड़ियां। सहमत हो? पहाड़ियां ऐसे लिखते हैं ना, ओके। तीसरे नंबर पे आपने क्या लिखा था? पठार लिखा था। चौथे नंबर पे क्या लिखा? मैदान। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत के क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना। तो भारत के क्षेत्र में इनकी हम बात करें, चारों का आपने परसेंटेज लिखा है। पर्वत का परसेंटेज कितना लिखा है? 10.6%। पहाड़ियां कितना? 18.5%। पठार कितना? 27.7%। और मैदान कितना? 43.2%। ठीक है। अब इसमें ABCD करके चार ऑप्शन, सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा भारत में मैदानी भाग है। सबसे ज्यादा क्या है? मैदानी भाग है। सबसे कम पर्वतीय भाग, ठीक है। और इन चारों का ऑर्डर जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आना चाहिए। क्लियर है? रखेंगे याद। पहले नंबर पे सबसे कम कौन? पर्वत, उसके बाद पहाड़ियां, तीसरे पे पठार और चौथे पे मैदान, ठीक है। तो सबसे कम पर्वत,
सबसे ज्यादा मैदानी भाग। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैदानी जो भाग है केवल और केवल ऐसा नहीं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में मिलेंगे आपको, या जलोढ़ मृदा, ठीक है। हमारे भारत में जो तटीय प्रदेश हैं, अगर तटीय प्रदेश की अगर बात किया जाए, ठीक है, इधर इधर जो है ये पूर्वी तट हो गया ना, पूर्वी तट, और इधर क्या हो गया, पश्चिमी तट। दोनों तटों पे आपको जो है मैदानी भाग कुछ देखने को मिलेंगे, और वहां पे जो मैदानी भाग है वो जलोढ़ मृदा से बने मिलेंगे, मतलब कि जलोढ़ मृदा वहां पे पाई जाएगी। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है उसका जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है इन क्षेत्रों में, चूंकि नदियों का जो बहरे का जो बेसिन होता है वो चौड़े होते हैं पूर्वी तट पे, ठीक है, और इन तटों पे सकरे होते हैं। तो यहाँ का क्षेत्र जो है वो छोटा हो सकता है, लेकिन पाया तो जाएगा, थोड़ा बहुत पाया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत पाया जाएगा, और सबसे ज्यादा विस्तृत क्या होगा, ये वाला क्षेत्र अपने भारत का, ये वाला क्षेत्र उत्तर भारत, ठीक, जिसमें आप बिहार से कंसीडर कर लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल का लोअर वाला पोर्शन, ठीक है, उत्तराखंड का लोअर वाला पोर्शन, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं ना, ये वाला चीज, ठीक। तो आगे लिखे हम लोग, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, तो अगर इतना क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। भारत को निम्नवत प्रदेशों में बांटा जा सकता है, भारत को निम्नवत प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जो आप लोगों ने लिखा था ना 6, उन सबको लिखिए। लोग 4 की स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग 6 में स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला, पर्वतमाला इसलिए बात की जा रही है, ध्यान दो, जब आप जो है अगर नॉर्थ इंडिया की अगर आप लोग बात करोगे, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो हिमालय का है ना, ठीक, एक पूरी आपको सीरीज दिखाई पड़ेगी, ठीक। और केवल अगर हम लोग हिमालय की कंसीडर करें तो ये तो चलो मान लें कि उत्तर वाला पोर्शन हो गया, लेकिन अगर आप इधर आते हो, ठीक है, जिसमें मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्वी भाग कहलाएगा कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है, आप लोग जानते हो कि 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें 7 राज्य है ना, वो सब किस में कंसीडर किए जाते हैं, उत्तर पूर्वी। तो वहां तक आपको एक्सटेंशन मिलेगा किसका, हिमालय का, या ये जो पूरी जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वतमाला है, आपको उत्तर से लेके पूरा उत्तर पूर्व तक, ठीक। हम उत्तर पश्चिम भी कंसीडर कर लेते, लेकिन हमारी भारत की सीमा जो है उधर नहीं जा पाती है, ठीक है, लेकिन इधर है ना, इधर है। हाँ, अगर चलती तो इधर यहाँ पे आपको जो अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान है, सबको हम लोग कंसीडर कर लेते, जब एक जमाने में हुआ करता था अखंड भारत में, ठीक है। लेकिन भारत जो खंडित हो गया 1947 में। ओके, चलिए वो इतिहास की बात है, हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भूगोल, ठीक है। किसका? संदीप सर का, हा? भारत का, ठीक है। भूगोल जो है वो भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा लिखो, फास्ट तो नहीं हो रहा, स्लो तो नहीं हो रहा। ओके, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ पॉइंट भारतीय मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें हम लोग राजस्थान में जाएंगे। राजस्थान में है ना थार का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल। 4 हो गए। 5वां तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश में हम लोग 2 स्टडी करेंगे, क्या? एक पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। 6ठा लिखो, द्वीप समूह।
द्वीप समूह में हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे, ठीक। अदरवाइज आप इधर जो है आप दादर नगर हवेलिया भी पा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो मेन फोकस जो रहेगा वो लक्षद्वीप और पौंडीचेरी पे रहेगा, सॉरी अंडमान एंड निकोबार पे रहेगा। अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ें। पहला हेडिंग डालो, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब जैसे आप लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र रखे हो रहा है, तो इसमें हमारा स्पेशल फोकस किस पे रहेगा? हिमालय पे ही रहेगा। हाँ, ओके, लिखो। उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियां, उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियां। अरे उच्च धरातल है तभी तो पर्वत है यार। अगर निम्न धरातल होता, गड्ढा होता तो खाई बोलते, पर्वत कहाँ बोलते? ये कोई लिखने की बात है? लेकिन लिखेंगे तो लिखो। उच्च धरातल, उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियां। देखिए, जब एक हाइट के बाद अगर पर्वत ऊंचे पाए जाते हैं तो उनकी चोटियों के ऊपर जो है वो बर्फ पाई जाती है। हाँ, जैसे मान लिया कि ये पर्वतमाला है, ठीक है। अब ये हाइट ऐसी है, ये वाला पोर्शन, ठीक, कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए आप चढ़ाई करो, कुछ यहाँ पे पर्वतारोही भी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो पर्वतारोही यहाँ तक गए तो मस्त जो है वो टी शर्ट पे पाए जाएंगे, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे तो जैकेट पहनेंगे, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे तो डबल जैकेट पहनेंगे, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे चौबल पांचबल जितनी जैकेट है वो पहनना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तापमान होगा 0 से नीचे आ जाएगा। क्या? 0 से नीचे। और आप लोग को पता है कि जब 0 से नीचे तापमान आता है तो क्या होता है? बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा तापमान है जो 0 से नीचे है, तो यहाँ पे जो जलवाष्प होगा वो क्या होगा? वो जम के बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इन क्षेत्रों पे जो है ये क्या हमेशा जो है बर्फ आच्छादन रहेगा, ठीक। बर्फ आच्छादन या हिम आच्छादन। अभी आप लोगों ने टर्म क्या लिखा था? हिम आच्छादित। हिम आच्छादित का मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ और आच्छादन मतलब ढका हुआ है। तो ऊपर वाली पोर्शन क्या होगा? हिम से ढका होगा, बर्फ से ढका होगा। क्लियर? पक्का? ओके। और ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ धीरे धीरे तापमान का जो घटना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्से रेट ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्से रेट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो नॉर्मल लैप्से रेट ऑफ जो टेम्परेचर है, ये तापमान का जो घटना होता है, मतलब कम होना होता है, उसकी एक ऑर्डर है। ऑर्डर ये है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हर 1 किलोमीटर में वो घटता चला जाता है। कितना? 6.5 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर आप इसकी अगर बात करोगे आप, ठीक, तो अगर आप ऊपर लगभग 5 किलोमीटर की रेंज में जाइए तो तापमान कितना घट जाएगा? 6.5 में आप 5 से गुणा करो, लगभग कितना आएगा? हाँ, 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब जैसे अभी आप जो है यहाँ की कंसिडर करो, शिवपुरी की, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग तापमान कितना होगा? लगभग 30 डिग्री के आसपास। हाँ, अगर इसमें आप लगभग अगर यहीं से मान लीजिए ऐसा पर्वत हो जो लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई का हो, 5 किलोमीटर ऊंचाई का हो, और यहीं पे हो, कहां पे? शिवपुरी में ही हो। समझ रहे हो आप लोग? अब यहाँ का जो मान लीजिए जो मैदानी वाला भाग है, जहां पे अभी जैसे हम लोग रह रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर है? लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें आप माइनस कर दो, कितना? 32.5 डिग्री। तो ऊपर जब आप 5 किलोमीटर की रेंज में वहां पहुंचोगे तो लगभग माइनस कितना टेम्परेचर होगा? -2.5 डिग्री। और -2.5 डिग्री जो है किसी भी पानी को जो है बर्फ में बनाने के लिए काफी है, क्योंकि बर्फ तो यार 0 डिग्री में हो जाना है, बर्फ 0 डिग्री पे ही हो जाना है।
समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर कोई चीज ट्रॉपिकल बेल्ट में है या इक्वेटर पे है तो वहां पे भी बर्फ उन क्षेत्र पे पाई जा सकती है या उस ऊंचावाच पे पाई जा सकती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी हम हाइट जो है बहुत ऊंचा रखें। समझ रहे? इसी वजह से बहुत सारे जो पर्वत हैं वो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, ठीक, लेकिन वो हिमाच्छादित हैं। जैसे किलिमिंजारो जो है वो पर्वत आपको तंजानिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तंजानिया में। और वह जो पर्वत है उसका ऊपरी भाग में आपको बर्फ देखने को मिल जाएंगे। आप जो कोटापेक्सी वगैरह, इक्वेडोर वगैरह पे जाइए आप, ठीक, ये सब क्या है, ये जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, हाइट उनकी ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी कभी कभार आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब कि इक्वेटर या ट्रॉपिकल बेल्ट में रहने के बावजूद भी अगर वो क्षेत्र काफी ऊंचाई वाला है तो वहां पे बर्फ पाई जा सकती है। तो वहां पे जो फैक्टर है वो लैटिट्यूड का नहीं है, वहां पे फैक्टर जो है वो एटीट्यूड का है। एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ठीक है? तो एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एटीट्यूड, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये तीनों का डिफरेंस याद रखिएगा। जैसे एटीट्यूड मेरे अंदर, ये एटीट्यूड है, और एल्टीट्यूड हाइट जो कि मेरे अंदर नहीं है, राइट? और लॉन्गिट्यूड जो इस तरीके से फैले हुए, मतलब लॉन्गिट्यूड आप लोग को बताया ना, जो लंबी लंबी इस तरीके से जो खड़ी खड़ी जो लाइनें होती हैं, ठीक, देशांतर बोलते हैं ना हिंदी में, वो लॉन्गिट्यूड है। जो लेटी लेटी लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांशीय बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो आगे लिखिए। हिमाच्छादित चोटियां गहरा व कटा फटा धरातल, पूर्वगामी जल प्रवाह, पेचीदी भूगर्भीय संरचना और उपोष्ण अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं पेचीदी भूगर्भिक उपोष्ण अक्षांशी में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य धरातली भूभागों से अलग करती है। भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। क्या बोल रहे हैं? सिंधु नदी से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। इस बात को समझिए आप लोग। सिंधु नदी आपको पश्चिम में मिलेगा भारत के, राइट, और पूर्व में आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ की बात की जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ की बात की जा रही है, वो अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है। और अरुणाचल प्रदेश का जो टिप वाला जो पॉइंट है, मतलब अंतिम जो सिरा है, छोर है, ठीक है, वहां से तिब्बत से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी वहां से टर्न मारती है, ठीक है?
समझ रहे हैं आप लोग? तो विस्तार जो हिमालय के कहां से बताया जा रहा है, या पर्वतीय भाग का कहां से कहां, यहां सिंधु से लेके जो है इधर ब्रह्मपुत्रा तक, ठीक है। ये बात आगे लिखो। पूर्वी से पश्चिम दिशा में अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए, पूर्वी से पश्चिम दिशा में अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई, लंबाई का मतलब कहां, यहां से लेके पश्चिम से पूर्व, इसकी लंबाई कितनी बता रहे हैं, 2400 किलोमीटर। अब हम चौड़ाई की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हिमालय पर्वत की या पूर्वी उत्तर के जो अगर जो पर्वत है, ठीक है, उसकी अगर आप चौड़ाई की बात करोगे तो क्या आपको लगता है कि जो है पश्चिम में जो चौड़ाई होगी पूर्व में वही चौड़ाई होगी? नहीं, इसकी चौड़ाई जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी, ठीक है। लंबाई तो यार नाप लोगे ना, ओके। तो लंबाई जो है 2400 किलोमीटर, ठीक। चौड़ाई लिखिए। इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर से कश्मीर में 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है। अभी हम लोग जो है वो पर्वतमाला की बात कर रहे थे हम लोग। कौन सी पर्वतमाला? उत्तर भारत, मतलब उत्तरी जो भाग है, और इसमें जो आप लोग पर्वतमाला की जो बात करेंगे वो स्पेशली हम लोग किसकी बात करेंगे? हिमालय की बात करेंगे। तो हिमालय का हम लोग ने एक्सटेंशन कहाँ से दिखाया है? पश्चिम में सिंधु नदी, और पूर्व में आप अरुणाचल प्रदेश साइड में आओगे तो कौन सा? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अरुणाचल में अब ब्रह्मपुत्रा की एंट्री होती है, ठीक। और एक चीज हमेशा ही ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा जो है वो यू टर्न मारती है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई चीज जो है, ध्यान देना आप लोग, अक्सर आप लोग यू टर्न मारते होगे सड़क वड़क पे, जैसे कोई चीज इस तरीके से आ रही हो, या आप जो है आप इस तरीके से बाइक जो है, मान लें कि मिस्टर करेरा जो है वो इस तरीके से बाइक से आ रहे हैं, इनको कुछ अच्छी चीज दिख गई, ठीक, अच्छी चीज, तो क्या करेंगे? ये यूं इस तरह से मारेंगे ना टर्न, भाई पीछे छूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? आप ये शेप देखो, ये कैसा शेप है? यू शेप है ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग यू टर्न मारते हो, उसके बाद जब पुलिस पकड़ती है तो डंडा बरसाती है, क्योंकि यू टर्न आप कब मारेगो? इलीगल काम करोगे तभी तो यू टर्न होता है ना, और यू टर्न के लिए मनाही रहती है। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो नेचुरल एंटिटी है, नदी क्या है? नेचर ने बनाया ना, उसको कौन रोक सकता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है चाइना तिब्बत वाले क्षेत्र में मन नहीं लगता, वो कहता अब चलते हैं भारत में। तो भारत में यहाँ पे यह कहाँ पे एंट्री मारेगी? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो इधर पूरब की सीमा ब्रह्मपुत्रा नदी बना रही है, और इधर भारत के उत्तर में, इधर उत्तर भारत में अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम में यहाँ पे आप किसको पाओगे? सिंधु नदी। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से लेके आप ब्रह्मपुत्रा। तो यहां से लेके जब यहां तक की बात करोगे, ये इसकी लंबाई होगी, किसकी? हिमालय पर्वत या उत्तर का पर्वतीमाला। तो ये जो है कितना लिखा आप लोगों ने? 2400 किलोमीटर। इसके साथ में, लंबाई के साथ में अगर किसी चीज की स्ट्रक्चर की बात करें तो चौड़ाई की भी बात करोगे ना आप लोग, चौड़ाई की बात करेंगे। तो चौड़ाई की बात में लिखो, पूरब पश्चिम दिशा में अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर से कश्मीर में, अगर यहां पे अगर ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कश्मीर वाला क्षेत्र किस में आएगा? उत्तर में आएगा ना। और हिमालय के पॉइंट ऑफ से बात करो तो इधर वाला पूरब हो गया, तो इसके वाला पश्चिम। कश्मीर में 400 किलोमीटर, कितना? 400 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक। कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसका मतलब कि आपका जो हिमालय पर्वत है कुछ इस तरीके से दिखेगा, नहीं? ये देखो, ये ज्यादा चौड़ा
और ये कम, ठीक है। और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है, लगभग 1/3 का। ये 150, ये 400, ठीक। तो जो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसमें हिमालय पर्वत की चौड़ाई ज्यादा है। कितनी है चौड़ाई, 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में कितना है, 150 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो। इसका फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है। 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन की बात की जा रही है। और आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल लाइन मैंने बताया है, देशांतरी रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं। जैसे ये जो है वो है अर्थ, ये पृथ्वी की सबसे बीच में जो लाइन जाती है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह की जो रेखाएं आपको मिलेंगी उनको हम अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं ना, इस तरीके के। जब इस पे खड़ी खड़ी रेखाएं मिलेंगी इस तरीके से, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरीके से खड़ी खड़ी ये लाइन है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतरी रेखाएं। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतरी रेखाएं। तो जो हिमालय, या ये कहा जाए कि उत्तर भारत में जो पर्वतीय माला श्रृंखला है उसका जो एक्सटेंशन मिलेगा वो 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलेगा, 22, ठीक है। आगे लाइन लिखो। इसकी औसत ऊंचाई, किसकी, हाँ, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। देखो मैं एवरेज हाइट की बात कर रहा हूं, एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है, किलोमीटर नहीं भैया, 6000 मीटर। 6000 किलोमीटर में तो भारत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, तो बवाला मत कीजिए, चाइना वाइना में घुस जाइए ऊपर, 6000 किलोमीटर तक हम पहुंचेंगे। उनको भी तो जीने देना ना, चाओ माओ को, उनका भी जीने का हक है, ठीक। तो भारत की जो लंबाई, जो हिमालय की जो आप औसत ऊंचाई की बात करेंगे वो बात करेंगे आप 6000 मीटर की, इसका मतलब 6 किलोमीटर की। लेकिन हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची जो चोटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर, 8848 मीटर। नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, 8848 मीटर, जो उसमें सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट केवल और केवल हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, या एशिया की ही सबसे ऊंची चोटी नहीं है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। कहाँ, नेपाल देश में स्थित है। नेपाल को देश मानते हैं ना आप लोग। मान लिया कीजिए अगर कभी किसी को विदेश यात्रा करनी हो, मोह माया निपटाना हो, कि यार स्विट्जरलैंड तो नहीं जा पाए या विदेश यात्रा नहीं कर पाए, तो बिना वीजा पासपोर्ट के जो है आप नेपाल की यात्रा कर लीजिए, वो भी विदेश है। समझ रहे हैं आप लोग, ये सुविधा जो है हमको उपलब्ध है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि उसके लिए फ्लाइट के लिए आपको पानी का जहाज, ये सब कुछ नहीं, मस्त जो है बस के रास्ते से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये माया मरने से पहले कि हम विदेश नहीं घूमे, विदेश नहीं घूमे। एक होता है ना, कुछ लोग, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, 4 तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक, सबकी अच्छी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। किसी को जो है वो 4 तीर्थ स्थल घूमने होते हैं, किसी को वैष्णो देवी घूमना होता है, ठीक है, किसी को गोवा के बीच पे जाके फोटो खिंचवाना होता है, किसी को जो है विदेश यात्रा करना होता है। तो जो विदेश यात्रा की मनोकामना लिए रहते हैं या लिए हुए हैं, वो अगर पैसा उस तरीके से ना कमा पाए, और कमा कैसे नहीं पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका जो है पीएससी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, या मान लीजिए आपने कोई बिजनेस सेटअप किया वो सही से नहीं चल पा रहा, तो उस कंडीशन में नहीं। तो अगर मान लें कि आपने जो है अच्छी, अगर आपने जॉब एक्वायर की, अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, तो फिर तो यार वर्ल्ड टूर जब चाहे जिस महीने में चाहे जिस हफ्ते में चाहे बना लें। हाँ, फ्रांस और इटली ऐसे होगा जैसे माधव चौक नहीं, और गोवा बीच क्या होता है, इटली के बीच पे जो है हम फोटो खिंचाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये तो आप लोग के कर्मों पे निर्भर करता है।
आपको ये नहीं करना है सर कर्म पे नहीं निर्भर करता है, भाग्य पे निर्भर करता है। तो ये आप लोग आपस में जो है कर्म और भाग्य लड़ाई कर लीजिएगा और फिर फाइनल मेरे को बताइएगा कि आप लोग कहाँ पहुंचे। ठीक है, ओके नेक्स्ट लिखो। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर भारत के पर्वतमाला की बात की जा रही है ना, कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार, नॉर्थ में तिब्बत का पठार व दक्षिण में सिंधु गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान फैला है। थोड़ा सा देखो आप लोग, जो आप लोगों ने लाइन लिखा, ठीक है, केवल उसी पे फोकस करना है। आप लोगों ने एक लाइन ये लिखा कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में उत्तर का पर्वतीय माला फैला हुआ है, वो तो एरिया हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या लिखा कि इसके उत्तर में, ठीक है, आप कंसीडर करो इस तरीके से, ठीक है, इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन इस तरीके से फैला हुआ है ना, हिमालय, ठीक। इधर आप जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख कंसीडर कीजिए आप लोग, उत्तर वाला पोर्शन। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि इसके उत्तर भाग में, कितना? उत्तर भाग में आपको क्या मिलेगा? तिब्बत का पठार। चलो मान लिया, ठीक है। तो अगर कोई चीज अगर इस तरीके से, ठीक है, तो इसका इधर वाला पोर्शन क्या होगा? जैसे मान लें कि इस तरह से पर्वत है, समझ रहे हैं, इसी तरह से हिमालय खड़ा है ना, हाँ, तो इधर वाला पोर्शन क्या होगा? उत्तर, और इसके इधर वाला पोर्शन क्या होगा? दक्षिण, ठीक। तो अगर आप इधर वाला पोर्शन पे जाओगे तो आप तिब्बत में, चाइना में पहुंच जाओगे ना, तो आप इधर जस्ट पहुंचोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा? ये तिब्बत का पठार मिल गया, ठीक। आप इसमें अगर आप नीचे आएंगे, आप दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में मतलब हम लोग के क्षेत्र में, समझ रहे हैं आप लोग, इधर वाले क्षेत्र में। तो जब आप इधर वाले क्षेत्र में आओगे तो ये क्या होगा? ये दक्षिण होगा ना, इधर उत्तर, इधर वाला दक्षिण। हम ये रेफरेंस किससे बात कर रहे हैं? भारत की स्थिति से नहीं, भारत की स्थिति से नहीं, इस पर्वतमाला की स्थिति से। ये जो पर्वतमाला है अमोन, आप जिसको हिमालय बोल रहे हैं अभी, ठीक है, इसका इधर वाला पोर्शन क्या हो गया? उत्तर हो गया, जहां पे आपको तिब्बत का पठार देखने को मिल जाएगा। इसका ये वाला पोर्शन क्या होगा? दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? इधर सिंधु गंगा, और यहां पे आ जाओ ब्रह्मपुत्र। सहमत हैं आप लोग? सिंधु तो है, चलो मान लें कि पाकिस्तान वगैरह में निकल गई, हाँ, लेकिन उसकी बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, ये सब भारत में भी तो बहती हैं, ठीक है। तो सिंधु क्षेत्र, सिंधु जो बेसिन है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, सिंधु नदी तंत्र को भी हम लोग कंसिडर करेंगे ना। तो सिंधु हो गया, गंगा तो अपनी है ही है, हाँ, गंगा है, और गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर निकलती है। उत्तराखंड, सोर्स क्या है? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है, फिर बिहार में एंट्री, फिर झारखंड, और भारत की अगर बात करें तो अंतिम प्रदेश कौन? पश्चिम बंगाल। क्रम याद रखना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्लियर? अब गंगा अगर हो गया तो ब्रह्मपुत्रा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश होते हुए आपको असम में एंट्री मारते हुए फिर जो है वो
बांग्लादेश क्षेत्र में किससे मिल जाना है? गंगा नदी से। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में मिलती है तो मिलने से पहले इनका नाम भी चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। गंगा जो है वो पद्मा कहलाने लगती है और ब्रह्मपुत्र जमुना, ना कि यमुना, जमुना, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना बोलते हैं, क्या? जमुना, ठीक। भारत या हम लोग के क्षेत्रों में, ठीक है, यमुना है, उसको लोग जमुना बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र एंट्री करने के बाद किस नाम से जानी जाएगी? जमुना। गंगा पद्मा, क्या? पद्मा। और ये पद्मा मतलब गंगा, और ये जमुना मेघना में मिल जाती हैं। अब क्या कहलाएंगी? मेघना, क्या? मेघना। तो इस तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बना लिया, क्या? बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश में इधर मान लें कि ब्रह्मपुत्र आ गई, तो ब्रह्मपुत्र मान लें कि जब तक भारत में है तो ब्रह्मपुत्र कहला रहे, सॉरी, ठीक है। जब इसकी इसमें बांग्लादेश में एंट्री हो गई तो क्या कहलाएगी? जमुना, जमुना, ठीक है। इधर से गंगा की एंट्री हो गई तो जो गंगा जो है वो भारत में कहला रही है, तो अब क्या कहलाएगी? हाँ, गंगा जो है वो पद्मा कहलाएगी। ये बांग्लादेश से पूरा, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। पद्मा और जमुना जब मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगी? मेघना। अब यही मेघना आगे निकल के बंगाल की खाड़ी, कहां? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? यही कहानी है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और गंगा जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। क्लियर? तो हिमालय पर्वत या उत्तर भारत में जो पर्वतीय माला श्रृंखला है वह विस्तृत है। अगर नदी तंत्र के हिसाब से बात करोगे तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आप पश्चिम से इधर से लेकर आप इधर आ जाओगे तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? इस तरीके से आगे लिखो। इसकी पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई इसके किसके? हाँ, हिमालय उत्तर पर्वतीय माला, ठीक है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई के साथ विविधता बढ़ती जाती है। विविधता बढ़ती जाती है, ठीक है। ऊंचाई भी बढ़ रही है और विविधता भी। तो विविधता आपको यहाँ पे ज्यों ज्यों आप पूर्वी क्षेत्र में आना स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, पूर्वी भाग में, वहां पे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ही ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। जो एक वीडियो जो है अभी लेटेस्ट जो है प्रयागराज इंस्टीट्यूट पे जो डाला गया है जिसमें द लिविंग वर्ल्ड करके है, ठीक, उसको देखें, उसमें बायोडायवर्सिटी वगैरह एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। तो उसको देखना जरूरी है। और कोई भी चीज़ अगर चैनल पे आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है, कभी ना कभी या नेक्स्ट क्लास में आपको उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी, वो या आएगा, तो उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई चैनल, आई एम प्रमोटिंग योर नथिंग, ओके। चैनल तो आप लोग जो कुछ लोग ब्लॉगर्स हैं उनका ध्यान रखिएगा,
ठीक है, ग्रुप में मैंने जो है सेंड कर दिया है। ओके, एनीवे पैराग्राफ चेंज। यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला, यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला, नवीन मतलब नया, मोड़दार मतलब, हाँ जैसे मैंने इस तरह से बोला ना, लोग भी ऐसे ही आवाज में बोल रहे हैं, वाह। हाँ, मोड़दार मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, फोल्डेड। मोड़दार पर्वतमाला है, नवीन मतलब नया भी है, मोड़दार भी है, ठीक है। तो ये जो है हिमालय पर्वतमाला जो श्रृंखला है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या? नया भी है, नवीन और मोड़दार भी है। इस तरीके से आप लोग के पीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन मोड़दार पर्वत है, आया था इसी साल शायद आया था, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी होनी चाहिए वो कॉम्प्रेहेंसिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूछो तो ऑब्जेक्टिव बताएंगे और सब्जेक्टिव पूछे तो सब्जेक्टिव बताएंगे। इंटरव्यू साक्षात्कार लेना चाहो तो हम साक्षात्कार जो है हम तुम्हारा कर लेंगे या करा देंगे, ठीक है। लेकिन कहीं से भी कोई भी प्रश्न का जवाब ना में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए? ना। एक मूवी थी क्या होगी, ठीक है, उसमें बोला गया है कि मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ने के बाद मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं, ठीक। अगर नदी तंत्र के हिसाब से बात की जाए तो उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उनकी नदी तंत्रों में वो फैला हुआ है, तो आप सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा, ठीक। अगर चौड़ाई की बात की जाए कि हिमालय का या जो उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग है वो उसका जो पश्चिम भाग है वो ज्यादा चौड़ा है कि पूर्वी भाग, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी भाग ज्यादा चौड़ा है, पूर्वी भाग कम चौड़ा है। पश्चिमी भाग में आप लोग कश्मीर का एग्जाम्पल ले, जो कश्मीर वाला एरिया उसमें 400 किलोमीटर की चौड़ाई है, और जो पूर्वी भाग वाला है वो जो है लगभग 150 किलोमीटर, जो अरुणाचल प्रदेश वाला है 150 किलोमीटर। पूरी जो लंबाई की बात करेंगे आप लोग सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्रा तक वो 2400 किलोमीटर की बात करेंगे, ठीक। अगर विविधता की बात की जाए तो पूर्वी भाग जो है वो ज्यादा विविध है, पूर्वी भाग ज्यादा विविध है, ठीक है। और विविधता बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर? पक्का? ओके। और ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम लोग किस में स्टडी करेंगे? नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में। नवीन मतलब नया, मोड़दार मतलब फोल्डेड। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था आप लोगों ने? ओके, इनको बनाने वाली, किनको बनाने वाली? इस पर्वतमाला, इनको बनाने वाली परतदार चट्टानें बहुत अधिक मुड़ गई या टूट गई हैं या टूटी हुई हैं, फोल्डेड एंड फॉल्टेड, मुड़ी भी हैं और फ्रैक्चर्ड भी हैं, मतलब टूटी हुई भी हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नवीन है, ठीक है। जैसा होता है ना कि अगर कोई नया स्ट्रक्चर है तो उसको सॉलिड होने में, मतलब उसको मजबूत होने में टाइम लगेगा ना, तो नया नया, इस वजह से टूटता फूटता और मोड़ बनता रहता है। और दूसरी बात यह है कि जहां पे आप लोग हिमालय की बात करते हो या भारत का जो उत्तर पर्वतीय माला की बात करते हो आप लोग, वो क्या है? वो जंक्शन पे है ना, किसके? एक भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट और यूरेशियन प्लेट, समझ रहे हैं आप लोग? उत्तर में जो है यूरेशियन प्लेट है और नीचे से जो भारतीय महाद्वीप की जो प्लेट है वो क्या है? वो ऊपर पूर्वी उत्तर भाग में जो वो बढ़ती रहती है और टकराती रहती है। तो जब टकराहट होती रहती है इसी वजह से उसमें क्या होना है? मोड़ भी बनना है, फॉल्ट भी बनना है, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन ओवरऑल हिमालय जो है वो मोड़दार पर्वत है, क्या? मोड़दार। लेकिन है ना, मोड़ते मोड़ते कुछ चीजें टूट भी तो जाती हैं, हाँ? उतना ही मोड़िए जितना बर्दाश्त हो, ज्यादा मोड़ेंगे तो फिर टूट जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग? जैसे बांह है, बांह भी मुड़ जाती है ना इस तरीके से,
लेकिन एक सीमा है, फिर इसके बाद करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो बांह हो या चाहे पर्वत, आखिर वो टूट जाता है। ठीक, बांह हो या पर्वत, आखिर वो टूट जाता है। हाँ, कुछ लोग जो है कह रहे थे कि नहीं नहीं सर, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। वाह भैया, दिल जो है ना मेटल का नहीं बना है या कांच का नहीं बना है, सिरेमिक मटेरियल का नहीं बना है कि टूट जाता है। ठीक, हृदय भी जो है मांसपेशियों का बना है। ठीक, आप उठा के इस तरह से फेंक दे, टूटेगा वो घटेगा नहीं। ठीक, किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो अपना हृदय निकालिए आप लोग और इस तरह से जो है वो वॉलीबॉल खेलने के लिए दे दीजिए, टूटे उटेगा नहीं। ठीक, हाँ, लेकिन निकालने के बाद आप टूटेंगे नहीं, इस दुनिया से छूट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। इनमें अनेक प्रकार के मोड़, इनमें अनेक प्रकार के मोड़ हो सकते हैं ना। जैसे मान लिया कि जैसे आप लोग कोई कॉटन वगैरह का कपड़ा वाला देखे होंगे आप लोग, उसमें मोड़ क्या एक तरीके का मोड़ दिखेगा क्या, कहीं पे कुछ ज्यादा सिलवटें, कहीं पे कम, कहीं पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई सिलवटें, ऐसा देखा आप लोगों ने। तो उसी तरीके से इमेजिन करो इस पर्वतमाला को, समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कहीं पे ओवर फोल्डेड होगा, कहीं पे कम होगा, समझ रहे हैं आप लोग, वही कॉन्सेप्ट है। लिखो, इनमें अनेक प्रकार के मोड़, साई मोड़, साई रिकम्बेंट, रिकम्बेंट RECUMBENT, रिकम्बेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साई। ये होता क्या है, साई मोड़। ठीक, आप में से कितने लोगों ने जो है कभी अपने जीवन में साड़ी पहना है? कोई नहीं बोलेगा, पहना सब होगा, लेकिन मतलब बालकों को छोड़ के पहना सब होगा। ठीक, ओके, सारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित जो हैं वो साड़ी पहनी है। ठीक है, और गंगा मैम तो बोल ही नहीं सकती हमने साड़ी नहीं पहना, क्योंकि मैंने इनको देखा है साड़ी पहने हुए। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो साड़ी तो पहना ही है। ओके, जो बालक हैं, जो यहाँ पे जो पुरुष उपस्थित हैं, अपने जीवन में क्या आपने धोती पहना है? धोती पहना ही होगा। ठीक, और जो यहाँ पे शादीशुदा है वो तो अपने जीवन काल में तो पहने ही होंगे, क्योंकि पूजा पे जो धोती पहन के बैठते हैं। ठीक, तो होता क्या है, कैसे ना बोल सकते हैं यार, एक्सपीरियंस है मेरे को देखने का, ना कि शादी करने का। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए क्या होता है कि जो साड़ी होती है उसको जो इस तरीके इमेजिन दिस। ठीक है, अरे कोई नहीं यार, तो कोई नहीं यार, लोग नहीं कट क्यों करेंगे यार, मेरे को समझाने हद होती है यार, आपके समझाने के चक्कर में ऐसा थोड़ा नहीं कट। ये आप ये इसको साड़ी समझिए आप लोग, क्या साड़ी, ऐसा कुछ करते हैं ना, ऐसा कुछ होता है, उसके बाद ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करने पर ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवर सिलवटें आपने जैसे ये किया हुआ है, यही रिकम्बेंट है, मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से, और धोती भी इस तरह से करते हैं ना, समझ गए। तो अब आगे लिखो यार कि पूरा पहना के मानोगे। ठीक है, आगे लिखिए, साई मोड़ कॉमा ग्रीवा खंडी, ग्रीवा, ग्रीवा मतलब क्या होता है, नेक होता है ना, ग्रीवा खंडी मोड़, ग्रीवा खंडी मोड़, ग्रीवा खंडी मोड़, ग्रीवा खंडी मोड़ हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ग्रीवा खंडी, अरे भाई खंडी मोड़, मोड़ क्लियर है आप लोग को। ग्रीवा खंडी इसको बोलते हैं नैप्स, इंग्लिश में NAPPES, नैप्स, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए, कभी आप लोगों ने दोपहर में नींद मारा है 10-15 मिनट वाली? कभी वैसे आप लोग 10-15 मिनट वाली नहीं मारते हैं, आप लोग 4-5 घंटे वाली मारते हो। ठीक है, 1-1:30 बजे जो है गर्दन तक ठूस के खाना है और उसके बाद 6 बजे जगना है, तो उसको नैप नहीं बोलते हैं। नैप जानते किसको बोलते हैं? जो 10-15-20 मिनट की जो
हल्की सी जो नींद ली जाती है, ठीक है, हाँ, उसी को नैप बोलते हैं। तो नैप में इस तरीके से सोता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो जो पर्वत जो ये जो है वो फोल्ड हो रहा ना, तो एक के ऊपर एक सिलवटें जब इस तरीके से नैप हो जाती हैं, समझ रहे हैं आप लोग, एक के ऊपर इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक साइड में, इसी को नैप बोलेंगे। हाँ, जैसे आप लोग ट्रेन में कभी यात्रा किए होंगे बिना रिजर्वेशन के, बिना रिजर्वेशन के, जिसमें एक सीट पे 3 लोगों का बैठने का जगह होता है ना, और 3 की जगह पे 7 लोग बैठे हो, कितने, 7 लोग, और आप में से जो उसमें जो 7 लोग होंगे उसमें से मान लिया कि 4 से 5 लोग जो है वो गर्दन तक ठूंस के जो है हाँ बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे उनको नींद आ रही है और ट्रेन ऐसे चलती है जैसे आपको लोरी सुना रही हो, नहीं। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ग्रीवा खंड बनाते चले जाएंगे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, ग्रीवाखंड पाई जाती है, पूर्ण विराम, यह पर्वत अभी भी एक ओके, जो हम लोग उत्तर के जो है पर्वतमाला की बात करें, अभी ये जो उत्तर का जो पर्वतमाला है वो अभी भी वो निर्माण अवस्था में है, ठीक है, अभी भी निर्माण की प्रक्रिया उसमें निरंतर चल रही है। तो इस लाइन को लिखिए आप लोग, यह पर्वत अभी भी, इस लाइन को लिखना है, यह पर्वत अभी भी निर्माणावस्था में है, अर्थात इस पर्वत माला का निर्माण अभी भी जारी है। इस बात का प्रमाण यहां पर निरंतर भूकंपों के इस बात का प्रमाण यहां पर निरंतर भूकंपों के आते रहना है। आप कभी जो है हिमालयन बेल्ट में जाइएगा, ठीक, कभी मौका मिले तो वहां पे जो है हमेशा भूकंप के झटके आपको मिलते ही रहेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। और इसी वजह से जो हिमालयन जो प्रदेश हैं, जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ठीक, उत्तर का या पर्वतीय माला क्षेत्र का ही है, वहां पे मेजर कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल नहीं है। मेजर का मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लें आप लोग, क्योंकि ऊंची बिल्डिंगें या हाई लेवल का जो आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, निर्माण करना चाहते हो, तो उसके लिए जमीन भी मजबूत होनी चाहिए और भूकंप क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो वहां की तो जमीन भी नहीं मजबूत है ना, वहां चट्टानें क्या है, वो कमजोर टाइप की हैं, क्योंकि वो नवीन श्रृंखला है वो, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे हाई लेवल की बिल्डिंगें, ब्रिज वगैरह इस तरह बनाना बहुत ही टफ होता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी डेवलप करना भी टफ होता है वहां पे, ठीक है। तो आगे लिखो आप लोग, यहां पर अनेक काल की समुद्रों में निक्षिप्त परतदार चट्टानें मिलती हैं। इस श्रेणी का ढाल तिब्बत की ओर कॉनकेव, मतलब नत्तोदार लिखो, कॉनकेव नत्तोदार, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव
ठीक है, अवतल भी बोलते हैं इसको। और भारत की ओर कॉन्वेक्स उन्नतोदार ऐसे ही लिखेंगे ना, उन्नतोदार, उ अदना अदत त ओ दार, उन्नतोदार। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। अब ये जो चीज मैंने बोला, क्या बोला? उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ में इस तरीके से, और साउथ में, सॉरी, नत्तोदार कैसा होगा? नॉर्थ में, यस, और कॉन्वेक्स साउथ में। इसका मतलब नत्तोदार की अगर आप लोग बात करो तो तिब्बत वाले साइड में क्या, जैसे इस तरीके से बात कर रहे थे ना हम लोग, इस साइड वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे? तिब्बत वाला क्षेत्र, और इधर वाला हम लोग का क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको उत्तर का पर्वत वाला भाग जो है, वो आपको लगता नहीं कि कुछ इस तरीके से दिखेगा? देखो, क्यों? ये वाला उभार वाला पोर्शन हम लोग के साइड में है ना, और इधर धंसा वाला पोर्शन देखो, ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना हिमालय का। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है। तो कौन के मतलब ये धंसा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो कौन के मतलब नत्तोदार। किस साइड में? तिब्बत चाइना साइड में, मतलब नॉर्दर्न साइड में। अगर हम लोग इंडिया वाले क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें उत्तर की साइड में, तो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र कैसा? नत्तोदार, कॉन्वेक्स नत्तोदार। क्लियर? बोलो। अरे कोई चीज देखो, कैसा पर्वत है? मोड़दार है ना, ये मोड़ दिख रहा है ना आप लोग को? ओके, तो बेंडिंग इसकी कैसी है? इस तरीके से देखो, हाँ, इधर गड्ढे टाइप का धंसान है, तो ये क्या हो गया? नत्तोदार। और इधर उभार टाइप का है हम लोग के साइड में, उन्नतोदार। खत्म बात। क्लियर? नेक्स्ट, यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। कौन सी श्रेणी? हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। इस हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग इधर की बात की जा रही है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग ये वाला पोर्शन होगा ना, अगर इसको आप लोग हिमालय कंसीडर कर रहे हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला होगा। उत्तर पश्चिमी भाग में काराकोरम, कौन सा कोरम? काराकोरम, काराकोरम होता है। काराकोरम मैंने बोला ना, तुम लोग काराकोरम बोल रहे हैं, हद होती है यार। काराकोरम, ठीक है। और इधर ही केटू पाई जाती है ना, केटू जिसको गॉडविन आस्टीन बोलते हैं। कौन सी आस्टीन? गॉडविन आस्टीन। केटू होता है, पर्वतमाला है। जिस तरह आप लोग माउंट एवरेस्ट पढ़ते हो ना, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दूसरे नंबर की केटू नहीं, तो केटू जो है आपको यहीं पे मिलेगी काराकोरम रेंज में। ठीक है, तो केटू में जो के है वो क्या है? काराकोरम है। क्या है? काराकोरम। ठीक है, तो के फॉर के, ठीक है, टू, ये दो है, एक K1 है तो K2 है। अगर कोई चीज दूसरे नंबर पे तो कोई पहले नंबर पे होगा ना यार, समझ रहे हैं आप लोग? तो K1 भी और K2 भी है, इस वजह से K2 नाम है। दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर? लिखो कॉमा करके। कैलाश तो पता होगा, शंकर जी का घर, कैलाश पर्वतमाला। कभी जाइएगा आप लोग,
ठीक, कैलाश मानसरोवर, ठीक, कॉमा लद्दाख, लद्दाख, जास्कर, जास्कर ना लिखना, क्या लिखना, जास्कर, ठीक है, जास्कर, जास्कर, वह अराकान, सॉरी, जास्कर श्रेणियां मिलती हैं, जास्कर श्रेणियां मिलती हैं, कॉमा, जबकि 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 इधर देखो, यहां पे ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, ये दक्षिण और पूर्वी होगा ना, हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऊपर उठा हुआ है ना, हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, जबकि दक्षिण पूर्व में, देखो ना ये थोड़ा सा नीचे टाइप का है, दक्षिण पूर्व में नागा, कॉमा, नागा, ध्यान रखिएगा नागा लिखना है, ठीक, नागा जो है वो अगर आ नहीं लगेंगे तो नाग हो जाएगा, इस तरह की कोई पहाड़ी आपको नहीं मिलेगी, कौन सी, नागा, ठीक, ऐसे नागा, कॉमा, पटकोई, कौन सी कोई, पटकोई, पटकोई, कॉमा, मणिपुर, 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 व अराकान, अराकान, कौन सा कान, अराकान, ठीक, अराकान, 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 योमा पूरा नाम है, ठीक है, अराकान योमा, ठीक है, तो अराकान श्रेणी, अराकान श्रेणियां मिलती हैं, तो आप लोगों ने ध्यान दो, हम लोग उत्तर पश्चिम की बात किए पहले, उत्तर पश्चिम में क्या क्या लिखा आप लोगों ने, काराकोरम लिखा, कैलाश लिखा, लद्दाख लिखा, जास्कर लिखा, इधर का निपट गया। अब हम लोग दक्षिण पूर्व में आए, दक्षिण पूर्व में आपने नागा लिखा, पटकाई बूम लिखा, पटकाई लिखा, ठीक है, उसका मणिपुर व अराकान श्रेणियां मिलती हैं, अराकान श्रेणियां मिलती हैं, ठीक है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 श्रेणियों, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, कितने श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला लिखो, नीचे से लिखना, ऊपर नीचे करके, ठीक है, पहला लिखिए ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा, अच्छा इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो लोग, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं या तिब्बती हिमालय। दूसरा लिखिए वृहद, कौन सा, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। तीसरा लिखो लघु, लघु मतलब छोटा होता ना, लघु व मध्य हिमालय, कौन सा, लघु व मध्य हिमालय। तीसरा, चौथा लिखिए, 3 हो गया ना, चौथा लिखो बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी नहीं, बाह्य व शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो जो उत्तर का पर्वतीय माला है उसको हम लोग 4 पॉइंट में स्टडी करेंगे। कितने पॉइंट में, 4 पॉइंट। यह कहें कि हमने इसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। पहला
ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा बृहद हिमालय, जिसको हम लोग महान हिमालय, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट डिवाइडेड रेंज वगैरह सब की बात करेंगे हम लोग, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। महाभारत रेंज की भी बात करेंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग क्या डिवीजन याद रखेंगे कि ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा है लघु व मध्य हिमालय, और चौथा बाह्य व शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो कल हम लोग इसकी स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।